जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ समझ आ गया। जी हाँ, रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस के एग्जांपल में रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ फॉरकास्ट। ये क्या होता है? अच्छा सुन लें, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये दो तरह से बन सकती हैं। एक तो पास्ट ट्रांजैक्शन की बेस पे, एक फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बेस पे। नॉर्मली जो आप जितनी भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं इस लेवल पे वो सारी की सारी पास्ट ट्रांजैक्शन की बेस पे है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट ट्रांजैक्शन की बेस पे बन रही हो, यानी वो ट्रांजैक्शन जो अकर हो चुकी हैं, उसे कहते हैं हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बेस पे प्रिपेयर हो रही हो, यानी मैनेजमेंट अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी, कितनी परचेजेस होगी, उसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाए, उन्हें कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या उन्हें प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, या उन्हें फॉरकास्ट भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है बजट। आपने शायद बजट के बारे में सुना होगा कि वो फ्यूचर के नेक्स्ट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, जो पास के ट्रांजैक्शंस हैं स्टैंडर्ड कहते हैं, इनके ऊपर तो आप लिमिटेड एश्योरेंस भी ऑब्टेन कर सकते हैं, रीजनेबल भी, दोनों ऑप्शन है। लेकिन जो फ्यूचर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये फॉरकास्ट वगैरह, प्रोजेक्शन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, वो कह रहे हैं इनके ऊपर सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन की जा सकती है, इन्हें रीजनेबली वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर के ट्रांजैक्शन में। इसीलिए उसने जो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे अगर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए उन्हें हम कहते हैं ऑडिट, और अगर हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए इसे कहते हैं रिव्यू। लेकिन जो फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी इनमें हम सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजनेबल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी वगैरह ज्यादा होती है। क्लियर हो गया जी कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, कल के लेक्चर में हमने स्टडी ये किया था कि टोटल 3 तरह की एश्योरेंस हमारे बुक्स में डिस्कस हुई हैं। एक लिमिटेड एश्योरेंस, एक रीजनेबल एश्योरेंस और एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और हमने पढ़ा था कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो प्रोवाइड नहीं करता, हाँ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है और लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, कल के लेक्चर में एक चीज हमें और समझ आ गई होगी कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने दोनों को एक ही टर्म कंसीडर की थी कि एश्योरेंस प्रोवाइडर या ऑडिटर एक ही चीज है, एश्योरेंस एंगेजमेंट या ऑडिट एंगेजमेंट एक ही चीज है। लेकिन कल के लेक्चर के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये 2 तरह की एंगेजमेंट्स होते हैं। एश्योरेंस, क्योंकि एश्योरेंस 2 तरह की है ना, एश्योरेंस 2 तरह की, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट की भी 2 टाइप्स होंगी। कौन कौन से टाइप्स? एक रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, और दूसरा लिमिटेड एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट। लिमिटेड रीजनेबल एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट। और लिमिटेड एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट की एग्जाम्पल क्या है? रिव्यू। तो अब आपको पता चल गया कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है। अगर हमसे कोई पूछे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है, हम कहेंगे ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। और अगर हमसे कोई पूछे एश्योरेंस एंगेजमेंट और रिव्यू में क्या फर्क है, हम कहेंगे रिव्यू एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच लिमिटेड एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। और अगर हमसे कोई पूछे कि ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, तो हम कहेंगे ऑडिट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, रिव्यू इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच लिमिटेड एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में और ऑडिट में फर्क समझ आ गया आपको क्या है? ठीक है जी, हमारे सिलेबस में दोनों शामिल हैं,
ऑडिट एंगेजमेंट भी और रिव्यू एंगेजमेंट भी। लेकिन ऑडिट एंगेजमेंट का मटेरियल 95% के करीब है, सिर्फ 5% थोड़ा सा मटेरियल है जो रिव्यू के ऊपर है। और कोई क्वेश्चन? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? आज के लेक्चर की तरफ चलें। कल हमने ये स्टडी किया था कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेकिंग करने के बाद कि ये 100% सही है। कोई गारंटी या सर्टिफिकेशन नहीं होते, ठीक है। ऑडिट होने के बाद भी चांस है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हो, मिस स्टेटमेंट हो। तो हमारे पास शेयर होल्डर आया, वो कहने लगा नहीं, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप काम ही सही नहीं करते। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं, शेयर होल्डर कहने लगा ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो काम सही नहीं करते। हमने कहा नहीं नहीं, रीजन ये नहीं है एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड ना करने की कि हम काम सही नहीं, काम हम सही करते हैं, ठीक है। असल में हमारी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? इनहेरेंट का मतलब बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन जो ऑडिट में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। देखें, मैं अगर ऑडिट करने के लिए जाता हूं, डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। ये भाई ऑडिट करने के लिए जाते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। कुछ हो सकता है मेरी प्रॉब्लम कुछ और हो और इनकी प्रॉब्लम कुछ और हो, डिफरेंट हो। मैं अगर क्लाइंट ए का ऑडिट किया, मुझे कुछ और प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, इन्होंने क्लाइंट बी का ऑडिट किया, कंपनी बी का, इनको कुछ हो सकता है डिफरेंट नेचर की प्रॉब्लम फेस करना पड़े। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो दुनिया के हर ऑडिटर को, हर ऑडिट क्लाइंट में फेस करना पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी वो प्रॉब्लम्स जो दुनिया के हर ऑडिटर को हर ऑडिट में फेस करना पड़ते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते। शेयर होल्डर ने कहा नहीं, आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने कहा भाई ठहर जाए, हमसे एक्सपेक्ट करें, हम ऑडिटर हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं, हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, दुनिया के दूसरे प्रोफेशनल्स क्या वो कभी अपने काम की गारंटी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? हमने कहा जाओ जाके किसी भी डॉक्टर से मिल लो, उससे पूछो कि क्या कभी वो गारंटी देता है कि जो ऑपरेशन करेगा, गारंटी है 100% गारंटी है कि वो सही होगा। ऑपरेशन सही ना हुआ, वो कहेगा मैं अपना गुर्दा निकाल के पेशेंट को फिट कर दूं। ऐसे होता है कभी? कभी नहीं होता। लॉयर्स हैं, वकील हैं, क्या दुनिया, ये भी प्रोफेशनल्स हैं, क्या ये अपने काम में एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि जी हमसे केस लड़वाएं, 100% गारंटी है कि हम केस जीत जाएंगे, अगर केस ना जीते तो मैं आपके बंदे की जगह मैं फांसी लटकूंगा? कभी कोई वकील इस तरह की गारंटी देता है? कोई गारंटी नहीं देता। कभी कोई टीचर इस तरह की गारंटी देता है कि आप मेरे से आके क्लास पढ़े, 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, पास ना हुए तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री जो है वो फाड़ दूंगा? ऐसे कभी होता है? कोई नहीं होता। कहते हैं जब ये प्रोफेशनल्स, ये भी प्रोफेशनल्स है, प्रैक्टिशनर्स हैं, जब ये अपने काम में 100% एश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एज ऑडिटर 100% गारंटी एश्योरेंस प्रोवाइड, हम भी प्रोवाइड नहीं कर सकते 100% एश्योरेंस? तो शेयर होल्डर कहने लगा अच्छा अभी यहीं पे रुकिएगा, मैं जरा जाके पूछ के आऊं डॉक्टर से कि वो क्यों नहीं 100% एश्योरेंस प्रोवाइड करता। और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा भाई बात सुने, हमने जो भी ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का, जो हमने किताबों में पढ़ा लिखा है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसके मुताबिक काम करना होता है। इसके बाद जिंदगी और मौत वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। शेयर होल्डर ने कहा वाकई तुमने रीजन ऐसी बताई, समझ आ गया कि वाकई जिंदगी मौत जो है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम अपने काम की 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। भागा भागा वापस हमारे पास आया, कहने लगा वो डॉक्टर ने तो एक बात की, समझ आ गई कि क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, ये तुम्हारा कौन सा जिंदगी मौत का मसला है, तुम क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते? हमने कहा लो सुनो, डॉक्टर ने तुम्हें एक रीजन बताई, हम भी तुम्हें रीजन बताते हैं, एक दो नहीं कई रीजन बताते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए एक रीजन ही काफी है, लेकिन ICAP अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर हमें उसके लिए हमें सारी रीजन याद करना पड़ेगा।
क्या लगा, 1 बाय 1 सुनिए। रीजंस क्या है, किस चीज की रीजन, किस चीज की रीजन पढ़ने लगे हम, कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करता, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है दूसरे लफ्जों में। और जहन में रखिएगा ये कंसेप्ट जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ ये 7 पॉइंट हमने पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को कहा जाता है, ये ऑडिट में मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट्स है। आपने एक एक पॉइंट को तसल्ली के साथ समझना। स्टार्ट करें। पहले रीजन हमने कहा भाई हम इसलिए 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, गारंटी नहीं देते, क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है। क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है। लिखना पढ़ना आपने टाइम एंड कॉस्ट लिमिट इकट्ठा ही है, टाइम एंड कॉस्ट को, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए आपको सिर्फ टाइम की एग्जांपल दे रहा हूं। आपने अकाउंटिंग लॉ में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही ईयर एंड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उसके बाद ऑडिट करवाए और शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट 4 महीने के अंदर अंदर, ईयर एंड के बाद 4 महीने के अंदर अंदर प्रोवाइड करे एजीएम में। अब मुझे ये बताइए कि एक कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 10-12 लोग काम कर रहे हैं पूरा साल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, पूरा साल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। साल खत्म होने के बाद ऑडिट टीम आई, उसमें 4-5 लोग हैं और उन्होंने 4 महीने के अंदर अंदर अपना सारा काम कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 4-5 लोगों की टीम 4 महीने के अंदर 10-12 लोगों का पूरे साल का काम 100% चेक करना? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, 4 महीने के अंदर अंदर हमने ऑडिट कंप्लीट करना होता है, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक एक ट्रांजैक्शन को देखें। ठीक है, हम कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करते हैं। यानी हम 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग क्यों करते हैं? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से। अब देखिए कंसेप्ट यही भी समझ आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन बाकी भी कंसेप्ट समझना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑडिटर 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से। 4 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है, इसीलिए 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता, सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग का मतलब क्या है? 100% से कम ट्रांजैक्शन को चेक करना। अच्छा, यहां पे एक मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिएगा। सैंपलिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्ज कीजिए टोटल 25 एरियाज हैं। एरिया समझते हैं किसको हम कहते हैं ऑडिट में? हाँ, अकाउंट लाइन आइटम्स हेड, जैसे सेल, परचेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, पेरोल। 25 एरियाज है तो उसका ये मतलब नहीं है 25 में से 15 को चेक करो, 10 को छोड़ दो। नहीं नहीं, एरियाज या लाइन आइटम सारी की सारी चेक करनी है। हाँ, उस एरिया के अंदर अगर 100 ट्रांजैक्शंस हैं तो उसमें आप 40, 50, 60 ट्रांजैक्शन चेक कर लें। एरिया सारे कवर करने हैं। उन एरियाज के अंदर ट्रांजैक्शन जो हैं वो हो सकता है कि आप कुछ चेक करें और कुछ चेक ना करें। यह है सैंपलिंग का मतलब। एरिया नहीं को छोड़ना, वो गलत हो जाएगा ऑडिट। पहली लिमिटेशन क्लियर हुई, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। आगे चलते हैं। फ्रॉड। एक टर्म हमारे ऑडिट में यूज होती है, वो टर्म है मिस स्टेटमेंट। आपने सुनी है ये टर्म? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल में होती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ है उसे हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गलती है, मिस स्टेटमेंट है, इसकी 2 रीजंस हो सकती हैं, 2 टाइप के हो सकती है। या तो ये गलती मैनेजमेंट ने जानबूझ के की होगी या उनसे अनजाने में हो गई होगी। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने जानबूझ के की होगी या अनजाने में हो गई होगी। जानबूझ के किस लिए कर सकते हैं? ताकि उन्हें बोनस कमीशन मिले। अगर तो जानबूझ के
गलती करें, ऐसी मिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फ्रॉड। और अगर अनजाने से हो जाए ऐसी मिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं एरर। वो कहता है फ्रॉड जो है ये डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है एज कंपेयर टू एरर। एरर की निस्बत एरर डिटेक्ट करना आसान है, फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो कहता है इसलिए क्योंकि फ्रॉड करते हुए कोलुजन्स भी की जाती है और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रॉड में कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स भी यूज होती हैं और कोलुजन भी यूज होता है। भाई कोलुजन का मतलब क्या है? COLLUSION, कोलुजन का मतलब क्या है? ठीक है, मिलना। इंग्लिश में एक वर्ड है यूनियन, आपने देखा यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन का मतलब भी होता है मिलजुल के काम करना। कोलुजन का मतलब भी तकरीबन यही है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। यूनियन का मतलब मिलजुल के काम करना, कोलुजन का मतलब है मिलजुल के काम दिखाना। जब दो लोग मिलजुल के फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड करने के लिए इकट्ठे होंगे, उसे हम ये नहीं कहेंगे यूनियन, उसे हम क्या कहेंगे? कोलुजन। ठीक है, तो फ्रॉड जो है ये कोलुजन के जरिए से। फ्रॉड में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। एग्जाम्पल सुनिए। फर्ज कीजिए कि कैश ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कैश रिसीव किया जा रहा है। अगर हम कैश रिसीव करने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए बुक्स में एक ही बंदे को बाइंड करें तो उसमें रिस्क है कि वो जब कैश को रिसीव करेगा अपनी जेब में डाल लेगा और एंट्री भी नहीं करेगा बुक्स में, जिससे हमें पता नहीं चल सकेगा कि कोई कैश गायब हुआ है। इस रिस्क को कवर करने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं। हम कहते हैं जहां पे कैश रिसीव हो रहा है वहां पे एक नहीं दो बंदे बैठेंगे। एक बंदे की जिम्मेदारी होगी कैश रिसीव करता जाए, दूसरे बंदे की जिम्मेदारी होगी उसको रिकॉर्ड करता जाए कि कितना कैश रिसीव हुआ। भी बताइए, एक ही ट्रांजैक्शंस करने के लिए अगर हम एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व कर लें, उस ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व कर लें, तो क्या ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। इसको हम नाम देते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि आप एक ट्रांजैक्शंस के एक से ज्यादा हिस्से कर लें और हर हिस्सा अलग अलग पर्सन परफॉर्म करे। इससे फायदा यह होता है कि अगर एक ही बंदा सारा काम करे, वो कोई एरर या फ्रॉड करेगा तो उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई एक बंदा एरर या फ्रॉड करेगा तो दूसरा उसी ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट लेवल पे जो दूसरा बंदा होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो यहां पे जब हमने रिसीविंग के लिए अलहदा बंदा रखा, रिकॉर्डिंग के लिए अलहदा बंदा रखा, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर ली, तो अब अगर कैश रिसीव करने वाला अब की बार अगर पैसे अपनी जेब में डालेगा तो रिकॉर्ड करने वाला उसको लिख लेगा। डे एंड पे जब हम कंपेयर करेंगे, रिकंसाइल करेंगे कि जितना कैश रिकॉर्ड हुआ है और जितना हमारे पास फिजिकली मौजूद है ये कितना है, ये क्या टैली होगा? नहीं होगा। हमें फर्क पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ कैश गायब है, बंदा पकड़ा जाएगा। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना, बताइए अच्छी बात है कि बुरी बात? ये स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल की निशानी है कि वीक इंटरनल कंट्रोल? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल की। लेकिन याद रखें कि अगर ये दोनों बंदे आपस में मिल जाएं, कोलूजन कर लें, कैश रिसीव करने वाला कहे भैया ये 5,000 मैंने जेब में डाल लिया, तुम रिकॉर्ड ना करना, घर जाते हुए 2,500 कर लेंगे, तो बताइए क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन को अब आप, इस तरह के फ्रॉड को रोक सकते हैं? आप तो रोकना मुश्किल हो गया। इसीलिए कहता है फ्रॉड जो है आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। एक रीजन से दी कोलूजन, दूसरी रीजन देता है कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज होती हैं फ्रॉड में। फॉर एग्जांपल वो कहता है आजकल तो आईटी का जमाना है, ठीक है। आज एक एग्जांपल दूं आपको, ये मैट्रिक जब मैंने किया उसके बाद मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, वो मैट्रिक में छोड़ गया था स्कूल, आगे कहने लगा यार तुम्हारी मैट्रिक की जो डिग्री है ना वो मुझे दो, मुझे चाहिए।
मैं कहा तुम क्या करोगे? कहता है एक जगह पे मुझे जॉब की ऑफर हुई है लेकिन वो कह रहा है मैट्रिक पास बंदा चाहिए। तो मैंने कहा वो तो सर्टिफिकेट मेरा है, वो तुम्हारे किस काम का? कहता है नहीं नहीं मैंने सोच लिया है, मैंने एक टाइपिस्ट से बात की है, हम क्या करेंगे पहले इस डिग्री की कॉपी करवाएंगे, उसके बाद वो मेरा नाम टाइप करेगा उसी फॉन्ट साइज में जो कि डिग्री के ऊपर होगा, फिर वो तो उस कॉपी के ऊपर हम वो नाम अपना पेस्ट करेंगे, फिर एक दोबारा फोटो कॉपी करवाएंगे और वो वाली फोटो कॉपी सबमिट करवा दूंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा शाबाश। अच्छा अब इमेजिन कीजिए ये उस बंदे की सोच है जो मैट्रिक फेल है, और उस वक्त की बात है आज से 15-16 साल पहले जब आईटी इतनी एडवांस नहीं थी। अब गैस कीजिए अगर आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं वहां पे तो ज्यादा क्वालिफाइड लोग बैठे होंगे और उनके पास आईटी टूल्स बनिस्बत ज्यादा है। अब तो बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करें, उसे आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी फिगर चेंज करें दोबारा प्रिंट ले लें वही डॉक्यूमेंट आ जाएगी। कोई बहुत ज्यादा मजीद आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है, नारकली चले जाएं स्टैंप बनवा लें, वो 2 नंबर स्टैंप बना दें, ठप्पा लगाएं, कोई साइन करे, ये डॉक्यूमेंट तैयार। ऑडिटर को कहते हैं सर ये देखें बैंक स्टेटमेंट है 10 करोड़ की, बाद में पता चला कि उधर 10 लाख भी नहीं थे। तो मुझे बताइए कि क्या इस तरह की आईटी टेक्निक्स को यूज करते हुए, टूल्स यूज करते हुए फ्रॉड करना आसान हो जाता है ना? यह कम्प्लेक्स टेक्निक्स। एक दूसरी टेक्निक सुन लें, एरर होना तो 10 लाख का एक एरर हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने फ्रॉड करना हो ना वो 10 लाख का एक फ्रॉड नहीं करता, वो क्या करेगा, वो 10-10 हजार के 100 ट्रांजैक्शन में फ्रॉड करेगा, यानी उस एक फ्रॉड के अमाउंट को छोटी छोटी अमाउंट्स में कन्वर्ट करे। ये भी एक टेक्निक है। अब हमारे लिए जो 10 लाख की एक ट्रांजैक्शन होगी उसको डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन अगर ये 10-10 हजार की बहुत सी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, तो इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इसीलिए वो हमें कह रहा है कि फ्रॉड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। एग्री करते हैं हम इससे? किस वजह से? कोलुजन की वजह से और कम्प्लेक्स टेक्निक की वजह से। इसमें एक नया लफ्ज हमने कोलुजन सीखा और एक नया लफ्ज हमने सीखा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो आइंदा कभी ये टर्म यूज होगी तो पूछेंगे तो नहीं कि इसका क्या मतलब? नहीं नहीं आप पूछेंगे, कंफर्म है, मुझे पूछेंगे तो कोई बात नहीं, बता दूंगा, फिर बता दूंगा, इसलिए तो आता हूं। फ्रॉड क्लियर। आगे चलते हैं। एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिपेयर करते हुए बहुत से एस्टिमेट्स, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली जो हम प्रिपेयर करते हैं वो पास्ट के ट्रांजैक्शन पे होती है या फ्यूचर की ट्रांजैक्शन पे? पास्ट के 95% ट्रांजैक्शन पास्ट की होती हैं, लेकिन 5% के करीब ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो फ्यूचर की होती हैं। हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एस्टिमेट्स होते हैं जब रिकॉर्ड? डेप्रिसिएशन, शाबाश, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, गुड जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, ये भी एक एस्टिमेट है। और प्रोविजन फॉर वारंटी, बिल्कुल, जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की वारंटी प्रोवाइड करती है वो भी एक एस्टिमेट है। एक अहम एस्टिमेट भूल रहे हैं हम, जो आईकैप का फेवरेट है, वो है प्रोविजन फॉर लीगल केसेस। आपने कभी ये पढ़ा है अकाउंटिंग में कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस फाइल हुआ हो और कंपनी वो केस हार रही हो तो उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है? तो ये है एस्टिमेट्स। अब मुझे बताइए, फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स कैलकुलेट किए। अगर मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि डेटर प्रोविजन फॉर बैड डेट 10 लाख, यानी एस्टिमेट किया अगले साल 10 लाख के डेटर बैड होंगे, क्या कंफर्म है कि अगले साल 10 लाख के ही डेटर्स बैड होंगे कि ऊंच नीच हो सकती है? बिल्कुल ऊंच नीच हो सकती है। अब अगर शेयर होल्डर हमें यह कहें कि आपने तो कहा था ऑडिटर से कि फाइनेंशियल रिकवरी करेंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 10 लाख है, लेकिन बाद में जो डेटर बैड हुए वो हुए 9 लाख और 60,000, तो 40,000 जो है आप क्यों नहीं कैलकुलेट कर, क्यों नहीं कंफर्म कर सके कि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट सही नहीं है? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई ये तो एस्टिमेट था, एक्चुअल फिगर हमेशा उससे डिफरेंट हो सकती है। हम ऑडिटर हैं, हम नजूमी थोड़ा ही हैं कि हमें पता चल जाए अगले साल एग्जैक्ट इतने जो है वो डेटर बैड डेट होंगे।
ठीक है। तो जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट्स को 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो क्या हम एज ऑडिटर एस्टीमेट्स को 100% एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी रीजन यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, अनसर्टेनिटीज होते हैं, जिनकी वजह से इनको 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना और वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। हर एरिया में एस्टीमेट्स, जजमेंट, अनसर्टेनिटी नहीं होते, लेकिन जिन जगहों पे होते हैं, एग्जांपल्स हमने शेयर की, वहां पे उनको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। अब यहां पे एस्टीमेट्स में एक ऐसा कंसेप्ट है जो आई कैप का फेवरेट है, ये कैफ लेवल पे भी और सी फैप लेवल पे भी। अगर आप कहें तो समझा दूं कि आगे चलें? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए फेवरेट ऐसे ही नहीं है बिला वजह आई कैप का, कुछ तो बात है ना उसमें। तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर लेक्चर मुश्किल हो गया? चलिए कोशिश करते हैं। जो फेवरेट केस है आई कैप का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लीगल केस अगेंस्ट कंपनी। एक तो लीगल केस वो है ना जो कंपनी ने, हमारे क्लाइंट ने कंपनी ने दूसरों के खिलाफ फाइल किया है। मैं उस केस की बात नहीं कर रहा। किस केस की बात कर रहा हूं? जो दूसरे लोगों ने हमारी कंपनी के खिलाफ फाइल किया है। लीगल केस अगेंस्ट कंपनी या अगेंस्ट क्लाइंट, हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट लीगल केस फाइल। बताइए हमारे क्लाइंट के खिलाफ अगर कोई लीगल केस फाइल हुआ है तो उसमें क्लाइंट जीतेगा कि हारेगा, उसे कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगी, इस तरह की चीजों के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस हमारे पास क्या है? लीगल केस में बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस हमारे पास क्या है? जैसे लॉयर का रिप्लाई, वकील से पूछेंगे जो केस लड़ रहा है, ठीक है, वो हमें बताएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस है। तो लीगल केसेस में हमारे पास बेस्ट एविडेंस क्या होता है? बेस्ट एविडेंस हमारे पास क्या होता है? वो है लॉयर का रिप्लाई। लॉयर का रिप्लाई। वकील से हमने पूछा, बताओ भैया केस का क्या बनेगा, जीतेंगे कि हारेंगे? अब वकील आपको पता है बाज़ औक़ात वो आसान अल्फाज में जवाब नहीं देता, ठीक है। वकील ने हमें जवाब दिया कि आउटफ्लो इज प्रोबेबल। आउटफ्लो एक ऑप्शन नहीं है कि जवाब ये मिलेगा, आउटफ्लो इज प्रोबेबल। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि जवाब हमें क्या मिलेगा? आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। भाई दोनों में फर्क क्या है? पहले तो ये देख, आउटफ्लो इज प्रोबेबल का मतलब है ज्यादा चांस है हम केस हार जाएंगे, ज्यादा चांस है हम केस हार जाएंगे, हारेंगे। आउटफ्लो का ना जेब से पैसे निकलेंगे। आउटफ्लो कब होगा? जब हम केस हारेंगे। आउटफ्लो इज प्रोबेबल का मतलब ज्यादा चांस है केस हार जाएंगे। आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि ज्यादा चांस है कि हम केस जीत जाएंगे। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि भाई अभी मैं अनसर्टन हूं, अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी 50-50 है, हो सकता है केस जीत जाए, हो सकता है केस हार जाए। इसको भी हम कहते हैं आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। आउटफ्लो इज प्रोबेबल का मतलब क्या है? हम केस हार जाएंगे। आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल का मतलब क्या है? केस जीत जाएंगे तब पैसे नहीं ना देने पड़ेंगे। तो आउटफ्लो जेब से पैसे निकला प्रोबेबल नहीं है, हम केस जीत जाएंगे। या भी कह रहे हैं 50-50। देखिए अभी जैसे आप में कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे कि सर बताइए आपके ख्याल में मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, तो मैं अभी ना ये कह सकता हूं कि पास हो सकता है ना फेल, ये कह सकता हूं फेल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारी क्लास शुरू के फेज में है। मैं कहूंगा भाई महीने 1.5 महीने बाद मेरे से पूछना, फिर बताऊंगा।
उसी तरह जब केस स्टार्ट में होता है ना, तो नॉर्मली वकील कहता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अनसर्टन है। जब जरा कुछ 2-4 पेशियां भुगत लेते हैं हम, उसके बाद देखते हैं केस किस साइड पे जा रहा है, फिर बता देते हैं हमें कि आउटफ्लो केस हार रहे हैं या जीत रहे हैं। दोनों क्लियर हो गए आंसर? अच्छा, अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है यानी केस हार जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन वकील से क्या होता है भला? बताओ जुर्माना कितना होगा? क्योंकि आपको पता है आउटफ्लो प्रोबेबल हो तो प्रोविजन रिगार्ड करनी होती है, उसके लिए अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है, वकील का जवाब फिर यहां पे 2 हिस्सों में होगा। वो कहेगा या तो अमाउंट मेजरेबल है, या अमाउंट मेजरेबल है, या अमाउंट नॉट मेजरेबल है। यहां तो मेजरेबल, नॉट मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है? वो कह देगा कि भैया 10 मिलियन पे करना पड़ेगा आपको, 10 मिलियन पे करना पड़ेगा। नॉट मेजरेबल का क्या मतलब है? वो कहते हैं सर मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता हार जाएंगे, लेकिन पेनल्टी कितनी पड़ेगी ये जज के मूड पे है उस दिन क्या है उसका। मे बी वो हमें बराए नाम 10, 15, 20 रुपए का जुर्माना डाल दे। आपने वो लॉ में पढ़ा होगा, बिजनेस लॉ में नॉमिनल डैमेजेस वगैरह होते हैं, बात 100, 200, 500 का, मे बी हमें 10 मिलियन का डैमेजेस डाल दे वो। तो हो सकता है 0 से लेके 10 मिलियन तक कुछ भी अमाउंट हो सकती है, कुछ भी अमाउंट हो सकती है। तो ये क्या होगी? अमाउंट नॉट मेजरेबल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट गलत कंसेप्ट की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं सर 0 से 10 है ना, एवरेज निकाले 5 मिलियन की एंट्री कर देते हैं हम। नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जब हमसे वो कहेगा कि अमाउंट नॉट मेजरेबल है या 0 से लेके 10 मिलियन तक कुछ भी अमाउंट हो सकती है, इसका मतलब है अमाउंट नॉट मेजरेबल। यहां तक क्लियर होगी बात? कंक्लूजन के ऊपर चलें इसके। हमें हमारे स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, काउंटिंग ये कहती है कि अगर तो आउटफ्लो प्रोबेबल है और मेजरेबल है, 2 लफ्ज याद रखने आपने, प्रोबेबल एंड मेजरेबल, प्रोबेबल एंड मेजरेबल। प्रोबेबल है और मेजरेबल भी है, क्या करो? प्रोविजन रिकॉर्ड करो। प्रोविजन का मतलब क्या है? एंट्री पास करो, डेबिट क्रेडिट, प्रोविजन रिकॉर्ड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है लेकिन मेजरेबल नहीं है, फिर क्या करो? फिर इसे इंक्लूड करो, इंक्लूड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंक्लूड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट डिस्क्लोजर। सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं हमने कहना। क्यों नहीं कहना? सुने, अकाउंटिंग ये कहती है अगर आपके खिलाफ केस है, प्रोबेबल है, नॉट मेजरेबल है, उसे डिस्क्लोज करना है। लेकिन वो कहते हैं डिस्क्लोजर एडिक्वेट या एप्रोप्रिएट होना चाहिए। फर्ज कीजिए मैंने ये तो लिख दिया हमारी कंपनी के खिलाफ एक लीगल केस फाइल हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा वो केस पार्टी ने 500 मिलियन का क्लेम किया है, ये नहीं लिखा मैंने सिर्फ एक जनरल सी स्टेटमेंट लिख दी कि केस फाइल हुआ है। क्या शेयर होल्डर को उस केस की संगीनी का अंदाजा हो सकता है अमाउंट के बगैर? अब देखिए ये अमाउंट वो नहीं है जो जज ने कह दी। अगर जज ने कह दिया होता ना कि इतनी, वो तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, ये तो उस पार्टी ने केस फाइल किया है 500 मिलियन। तो मुझे जब मैं केस को डिस्क्लोज करूं, अभी वो केस चल रहा है, या फॉर एग्जांपल अगर वो केस फर्ज कीजिए हम ज्यादा चांस है हार जाएंगे, लेकिन अभी अमाउंट जज की तरफ से कंफर्म नहीं है, तो याद रखिए हमने इसको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने डिस्क्लोजर दे दिया और उसमें से जो अहम इंफॉर्मेशन थी आधी वो खा गए। ये डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं होगा। कुछ बात समझ आई? और फिर वो कहते हैं अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, आउटफ्लो नॉट, तो इसका क्या करना है? इसका भी यही ट्रीटमेंट। क्या करें? एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दें, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इंक्लूड किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स टू द अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज कर देंगे। पर वीएन जो होती है ये रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता है आपको कितनी चीजें होती हैं? 5 चीजें होती हैं, ठीक है। नाम शायद वो आप डिफरेंट टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो 5 है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। पर वीएन रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में, अमाउंट्स में, और जो डिस्क्लोजर्स होते हैं ये नोट्स टू द अकाउंट्स में। तो कहता है डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कुछ समझ आई बात के? अब मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में कहे कि हमारे क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ है, हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या है? वकील का जवाब। अगर वकील ने रिप्लाई किया, उसने कहा कि आउटफ्लो इज प्रोबेबल, तो इसका मतलब क्या है? आउटफ्लो प्रोबेबल है। अगली चीज हमने क्या देखनी है? मेजरेबल है कि नहीं। मेजरेबल है प्रोविजन रिकॉर्ड कर दो, मेजरेबल नहीं है एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट डिस्क्लोजर दो। और अगर लॉयर ये कहे कि आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दो। और अगर कहे मैं हम अभी एस्टिमेट नहीं कर सकते, अनसर्टन है हम अभी कि आगे केस का क्या होगा, फिर भी एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। क्लियर हो गया? आखिरी क्वेश्चन पूछ लो इसका। आपने बताना है कि प्रोविजन होगी कि डिस्क्लोजर होगा। हम कंपनी के खिलाफ लीगल केस था, हमने लॉयर से पूछा क्या होगा, उसने कहा आउटफ्लो इज प्रोबेबल। जो अमाउंट हो सकती है वो 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक की हो सकती है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है प्रोविजन होगी रिकॉर्ड? कितनों का ख्याल है डिस्क्लोजर होगा? कितनों का ख्याल है दोनों होंगे? करेक्ट आंसर है दोनों होंगे। देखिए, जब कहा गया 10 से 15 मिलियन, इसमें इसका मतलब है 10 मिलियन के बारे में वो कंफर्म में पे करना ही पड़ेगा। जो ऊपर वाला 5 मिलियन है ना, उसके बारे में अनसर्टेनिटी है। तो हमें 10 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और 5 मिलियन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये होती है सिचुएशन कि स्टूडेंट को हम सिखाते कुछ हो रहे हैं, आई क्या पूछता कुछ हो रहा है। वो सारा कंसेप्ट तो बहरहाल ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट था, इसको नोट कर लें और घर जाके 3-4 दफा रिवीजन कीजिएगा इसके, ठीक है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बेस कर रहे हैं पास्ट पेपर जी। तो वापिस आ जाए हम, एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गई कहानी? आगे चलते हैं। इसमें सबसे अहम क्या था? लीगल प्रोविजन वाला, लीगल केस वाला। एक और भी एग्जांपल है वारंटी वाली। वारंटी पता क्या होती है? जब कोई जैसे मोबाइल फोन वाले आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो वो हमें कहते हैं कि जी 1 साल के अंदर अंदर खराब हुआ हम आपको फ्री सर्विस करके देंगे, फ्री रिपेयर करके देंगे। ये वारंटी, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है, जैसे बैड डेट की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है। अगर क्लाइंट आपसे कहे सर इस दफा हमने बैड डेट की प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं की, आप पूछे क्यों? उसने कहा सर इसलिए कि हमें क्या पता कितने बैड डेट होंगे। क्या क्लाइंट ने सही किया? मिस स्टेटमेंट है। काउंटिंग कहती है इसको अंदाजा लगा के रिकॉर्ड करो। क्लाइंट अगर कहे सर हमने वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, क्यों रिकॉर्ड नहीं की? हमारा पहला साल है, हमें पता ही नहीं हमारे कितने सेट खराब हो गए आएंगे। क्या क्लाइंट ने सही किया? हमने कहा नहीं भाई, अंदाजा लगाओ, तुम्हारा पहला साल है, इंडस्ट्री का पहला साल थोड़ी है, अंदाजा लगाइए, ठीक है। तो हमें फिर इन प्रोविजंस को एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करना लाजमी है। वापिस आते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। भूल गया क्या पढ़ रहे थे हम? मेन कंसेप्ट क्या था हमारा? व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। पहली लिमिटेड पेमेंट कॉस्ट लिमिटेशन, दूसरी हमने पढ़ी फ्रॉड, तीसरी एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ जजमेंट्स इन ऑडिट। ऑडिट में जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। अच्छा मुझे बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है मैनेजमेंट ने और ऑडिट करना है डायरेक्टर्स ने। अच्छा ऑडिटर ने, डायरेक्टर्स ने तो नहीं करना। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है मैनेजमेंट ने और डायरेक्टर्स ने, और ऑडिट करना है। क्या ये दोनों लोग यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर और ऑडिटर,
अपनी मर्जी से काम करेंगे कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? बिल्कुल है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? IFRS। ठीक है। क्या IFRS में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर एक एरिया, हर एक एडजस्टमेंट, हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में गाइडेंस मौजूद है कि जो फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स अकाउंटेंट को फेस करना पड़ती है, जो अहम वाले एरियाज हैं उनके बारे में गाइडेंस है, बाकी एरियाज के बारे में गाइडेंस नहीं है? बताइए, मुझे बताइए कि एक स्टैंडर्ड हमें ये कहते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी चाहिए FIFO या वेटेड एवरेज की बेस पे। पढ़ा हुआ आपने IS2? क्या वो ये कैलकुलेशन करके बताता है कि ये इस तरह कैलकुलेशन होगी वेटेड एवरेज की, इस तरह होगी FIFO की? कैलकुलेशन वो बड़ा रूल बता देता है, डिटेल कैलकुलेशन नहीं बताता। इसी तरह एक स्टैंडर्ड है IS16, वो ये कहता है कि आपने एसेट्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन रिगार्ड करनी है, और इसका मेथड हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन वगैरह भी हो सकता है। बताइए, क्या ये तो बता देता है डेप्रिसिएशन रिगार्ड करनी है, क्या वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन क्या है, ये दिखाता है? ये कहीं पे भी मौजूद नहीं है स्टैंडर्ड में। फिर ये हम आप लोगों को कैसे पता चलता है? आपके टीचर सिखाता है, वो अपने नॉलेज की बेस पे, प्रैक्टिस में जो हो रहा है उसकी बेस पे, जजमेंट्स की बेस पे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए IFRS मौजूद हैं और IFRS में हर अकाउंटिंग इशू डिस्कस नहीं हुआ, बड़े बड़े इशू डिस्कस हुए, हर अकाउंटिंग इशू डिस्कस नहीं हुआ, उसी तरह मुझे बताइए ऑडिट करने के लिए क्या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? उनको क्या कहते हैं भला? उनको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISAs। जरा गैस कीजिए, क्या ISAs में वो जितने भी 2, 2.5, 3 हजार सफ़े हैं, उनमें हर ऑडिट कंपनी, हर ऑडिट क्लाइंट की हर सिचुएशन को डिस्कस किया गया होगा कि जो फ्रीक्वेंटली सिचुएशंस ऑडिटर को फेस करना पड़ती है उनको डिस्कस किया गया होगा फ्रीक्वेंटली। तो अगर फर्ज कीजिए हमें कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ गई जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उस पे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहिए कि उस पे हमें अपनी जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए? अपनी जजमेंट की बेस पे हमें प्रोसीजर वहां पे परफॉर्म करने होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ICAP का पेपर देने के लिए जाएं और वहां पे 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, तो आप क्या करेंगे? बताइए, क्या ये बेहतर है कि आप उसको छोड़ आए, या ये बेहतर है कि अपने नॉलेज, जजमेंट, सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी आपका नॉलेज या जजमेंट है उसकी बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्या ऐसा? अब ये जब आप अपनी जजमेंट अप्लाई करेंगे ना, ये पक्की बात नहीं है कि सही होगी, ये हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। उसी तरह अगर हमें ऑडिट में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जो ISAs में डिस्कस नहीं हुई, तो फिर वहां पे हम ऑडिटर क्या करते हैं? अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं। ये जजमेंट में भी फॉल्टी, लाजमी नहीं कि ठीक हो, ये फॉल्टी हो सकती है। मैच का टॉस होता है, कैप्टन जीतता है, उसके बाद उसका अपनी जजमेंट है, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। क्या टॉस जीतने वाला हमेशा मैच भी जीत जाता है? नहीं। इसका मतलब है जब उसकी जजमेंट फॉल्टी होगी मैच हार जाएगा। जजमेंट में भी फॉल्टी, उसकी जजमेंट में बेस कर रहा होता है ना क्या करना चाहिए। तो जजमेंट्स इन ऑडिट, मैनी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट व्हिच कैन बी फॉल्टी। बहुत से प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है वो ऑडिटर की जजमेंट पे बेस कर रहे होते हैं, और जजमेंट फॉल्टी भी हो सकती है। इसका मतलब है जो प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए थे वो नहीं किए, कोई दूसरे कर लिए, और मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो सकी, ये भी रीजन हो सकती है। आगे चलते, नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट ने ही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट एक बैंक है, उसकी 100 ब्रांचेज हैं, 95 ब्रांचेज जो हैं वो प्रॉफिट में है, 5 ब्रांचेज लॉस में है।
हमने सी ऑडिट करने के लिए गए, सीएफओ से कहा सर हमें सारा डाटा बताइए दीजिए। सीएफओ ने कहा हमारी 95 ब्रांचेज है, उनका डाटा ये है, बाकी 5 ब्रांचेज के बारे में हमें बताया ही नहीं। तो बताइए जिन ब्रांचेस के बारे में, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं, क्या हम उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन में से मिस स्टेटमेंट ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, इसीलिए एक रीजन ये भी है मिस स्टेटमेंट रह जाने की कि मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। फर्ज कीजिए मैनेजमेंट जो है उन्होंने अपना जो इन्वेंट्री है अपनी वो 5 गोदामों में रखी हुई है, 4 गोदामों के बारे में बता दिया, एक गोदाम के बारे में किसी वजह से उन्होंने हमें नहीं बताया, मे भी उधर कोई ऑब्सोलीट स्टॉक पड़ा हो या कोई और रीजन हो। क्या हम उस 5वें वेयर हाउस में इन्वेंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, हमें पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान के किस कोने में है, तो कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। 6th रीजन भी इससे मिलते जो रिलेट करते हैं, ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। फर्ज कीजिए मैनेजमेंट, सीएफओ ने तो हमें नहीं बताया कि 100 ब्रांचेज हैं, हमें ऑडिट के दौरान में किसी जगह से किसी ब्रांच मैनेजर ने कह दिया कि सर टोटल हमारी 100 ब्रांचेज है, 5 ब्रांचेज दूसरे भी हैं। हमने कहा अच्छा। हम सीएफओ के पास गए, हमने कहा सर टोटल हमें पता चला है कि 100 ब्रांचेज है, 5 ब्रांचेज का डाटा आपके दराज में मौजूद है, बराए मेहरबानी हमें डाटा दीजिए उन ब्रांचेज का भी। सीएफओ ने कहा नहीं नहीं आपको गलत खबर मिली है, कोई डाटा नहीं है, चले जाएं, भाग जाएं। हमने कहा अच्छा। हम बाहर गए ऑफिस से, हमने इंतजार किया 6 बजने का। जैसे ही 6 बजे सीएफओ ऑफिस से निकला, हमने दराज की मास्टर की बनवाई और दराज खोल के उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ली। बताइए क्या हम ये काम कर सकते हैं? याद रखें हम ये काम नहीं कर सकते। ऑडिटर के पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है। वहां पे सीसीटीवी कैमरा होगा, अगले दिन हमारे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और उसमें चोरी की रिपोर्ट में ये नहीं होगा कि हमने 5 ब्रांचेज का डाटा लिया है, लिखा होगा 5 ब्रांचेज का डाटा लिया और 10 लाख रुपया भी पड़ा हुआ था वो भी निकाल लिया। तो लीगल हमने ये काम नहीं करना। अगर फर्ज कीजिए किसी जगह से हमें पता चले कि रायवंड में 5वां वेयर हाउस है, तो हमें क्या रायवंड वाले गोदाम पे पहुंच जाना चाहिए रात को 12 बजे सीढ़ियां लेके और जंप लगाएं गोदाम के अंदर और सारी रात स्टॉक आउट करके वापस आ जाए? क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। याद रखें बगैर इजाजत हम किसी भी बंदे की प्रेमिसेस, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कदम नहीं रख सकते, इल्लीगल है। ये इजाजत सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस को है, लीगल पावर टू, ऑडिटर के पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है, इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। यहां पे रुक के बहुत ही अहम कंसेप्ट आपसे पूछने लगा। क्वेश्चन ये है अगर कोई इंफॉर्मेशन सीएफओ मैनेजमेंट के पास है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमारे पास लीगल पावर्स तो नहीं है उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बता देना, किसको बता दें? शेयर कैसे? ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश, ये कंसेप्ट था, ऑडिट रिपोर्ट में बता देंगे। अच्छा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहली सिचुएशन, मेरे सीनियर ने कहा कि इन्वेंट्री को वेरीफाई करो, मैं गोदाम में इन्वेंट्री को वेरीफाई करने गया, मैंने देखा आधी इन्वेंट्री मौजूद है, आधी इन्वेंट्री मौजूद ही नहीं। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्या ये आधी इन्वेंट्री मौजूद है, आधी इन्वेंट्री मौजूद ही नहीं? उधर लिखा हुआ था 50 लाख की इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में, गोदाम में 25 लाख की इन्वेंट्री मौजूद है, 25 की नहीं है। मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? रिपोर्ट में लिख दूंगा शेयर होल्डर को। दूसरी सिचुएशन, मैं वेरीफाई करने के लिए गया इन्वेंट्री, मुझे किसी ने गोदाम में घुसने ही नहीं दिया, मैनेजमेंट ने उधर गार्ड को मना किया हुआ था कि ऑडिटर को चेकिंग करने नहीं देने। अब क्या करूं? अब भी शेयर होल्डर को बता दूं ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, यही कंसेप्ट सीखा है ना, अभी भी बता दूं शेयर होल्डर को। मुझे बताइए पहली वाली सिचुएशन और दूसरी वाली सिचुएशन दोनों में फर्क है या दोनों एक जैसे हैं? फर्क, ये फर्क जहन में रखना है।
यानी जब हम ये कंफर्म कर लें कि मिस स्टेटमेंट है, रिपोर्ट तब भी करना शेयर होल्डर्स को, लेकिन ये सिचुएशन हो रहा है। लेकिन जब हमें काम ना करने दिया जाए, हमें इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए, तब भी हमने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना, लेकिन ये सिचुएशन हो रहा है। पहले वाली सिचुएशन में हम कंफर्म होते हैं कि 25 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है, दूसरे वाली सिचुएशन में हम कंफर्म नहीं है कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं या कितनी अमाउंट की है। अच्छा, हमारा दिल ये कहता है हमें कि गड़बड़ जरूर है, बिला वजह मना नहीं किया होगा उन्होंने हमें, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। देयर मे बी मिस स्टेटमेंट, देयर मे नॉट बी मिस स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने वेरीफाई नहीं किया। हमें तो ये नहीं कहना चाहिए, एक स्टूडेंट ने टेस्ट ही नहीं दिया, क्या मुझे ये कहना चाहिए, चांस यही है कि वो फेल होने, उसकी तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं की होगी, वो फेल होने वाला, लेकिन क्या मुझे ये कहना चाहिए कि ये फेल होने वाला है? मे भी कोई वैलिड रीजन हो जिसकी वजह से वो टेस्ट देने के लिए नहीं आया। तो याद रखें कि जिस तरह आई कैप के पेपर में फेल होने के लिए, फेल जब कोई स्टूडेंट होता है उसका रिजल्ट और होता है, जो एब्सेंट होता है उसके रिजल्ट पे कुछ और लिखा होता है, दोनों सिचुएशन डिफरेंट है। उसी तरह एज ऑडिटर जब हमें पता चल जाए कि ये मिस स्टेटमेंट है, ये सिचुएशन और है, और जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, हम कंफर्म ही नहीं कर सके कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, ये सिचुएशन और है दोनों प्रॉब्लमेटिक। फेल होना भी प्रॉब्लमेटिक है, एब्सेंट होना भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो ये बात समझ आई? मिस स्टेटमेंट होना अलग चीज है, हमें इंफॉर्मेशन ना मिले अलग चीज है। लास्ट कंसेप्ट, एविडेंस is most of the audit evidence is persuasive rather than conclusive. Most of the audit evidence is persuasive rather than conclusive. ये सूरज हमेशा मशरिक से क्यों निकलता है, ये शुमाल से क्यों नहीं निकलता? कभी आपने सोचा, इसके ऊपर रिसर्च की? परेशान होगा सब, मुझे क्या, मेरी तरफ से जैसे मर्जी निकले, मुझे तो बस ये पता सुबह कॉलेज पहुंचना है। कभी हमने नहीं सोचा इसके बगैर भी हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही है ना? भाई जिंदगी में और टेंशनें कम है, बस सोचे जरूर इसके ऊपर सोचना है। उसी तरह जहन में रखिएगा, हमारे ऑडिट में भी पूरे चैप्टर के, हर चैप्टर के अंदर एक दो लाइनें ऐसी होंगी जिनके बारे में हमने सोचना नहीं है, समझना, उसके बगैर भी हमारी जिंदगी इंशाल्लाह सुकून से गुजरेगी। लेकिन उनको छोड़ना भी नहीं है, उनको रटा लगा लेना है, क्योंकि आई कैप एग्जाम में पूछे तो हमारा पॉइंट बनेगा, लेकिन उसको सोचना समझना नहीं है। इसको मैं कहा करता हूं, ये है हमारे ऑडिट में स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर, अच्छा वाला ऑडिट समझ आ रहा होता है, सारी चीज समझ आ रही हो, जैसे ही ये स्पीड ब्रेकर आता है इसके ऊपर सोचना शुरू कर दे, समझ तो इसने आना नहीं होता। वो जो 15-20 मिनट की डिस्कशन के बाद स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, टीचर भी कंफ्यूज है, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? रटा लगाए। हाँ बस ये सूरज मशरिक से निकलता है, बस ये याद करें, भड़का दें उसको। तो ये 7वां इस चैप्टर की रटे वाले, हर चैप्टर में आएगी ये लाइन, जिसमें एक दो लाइनें हर चैप्टर में आएगी, ये नहीं कोई और लाइनें होंगी, लेकिन हर चैप्टर में एक दो लाइनें ऐसी हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं जब कभी मैं आपसे कहूँ कि इसको रटा लगा लें, समझना नहीं है। पहली ऑप्शन यह है कि आप ये एज्यूम कर लें, ये समझें कि सर को पता ही नहीं है ये क्या कंसेप्ट है, इसलिए हमें कह रहे हैं रटा लगा लो। दूसरी ऑप्शन है कि आप ये सोचें कि जहां पे सर एक एक लफ्ज के आगे सिचुएशन बना के हमें समझा रहे हैं, अगर ये भी कंसेप्ट अहम होता तो सर ये भी हमें समझा देते। लगता है ये कोई कंसेप्ट किसी ऐसी चीज से रिलेट करता है जो हम प्रैक्टिकल नेचर की है, प्रैक्टिस में जब जाएंगे फिर समझ आएगी, क्लास में बैठ के समझ नहीं आ सकती। ये दो ऑप्शन है, जो मर्जी समझ ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, करना आपने है कि इसको याद करना। तो इस चीज, इसको बारे में आपने पूछना नहीं है, बल्कि याद कर लेना। क्या? मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या हमने सीखा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या हमने सीखा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ए मेरे भाई, अभी छुट्टी नहीं हुई,
अभी 10 मिनट का टाइम है, ठीक है, तसल्ली रखे। अभी ये जुम्मा क्या मतलब है, आज जुम्मा है तो दिल्ली जाके जुम्मा पढ़ना है क्या? अभी 2 घंटे पढ़े और अभी जुम्मा। Why absolute assurance cannot be provided, ठीक है। यहाँ इसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी कहते हैं। साथ पहली रीजन क्या, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, यानी क्या मतलब 4 महीने के अंदर अंदर पूरे साल का काम चेक करना है, सैम्पलिंग करना पड़ेगी। सैम्पलिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ एरियाज को चेक किया कुछ को छोड़ दिया, नहीं, सारे एरियाज को चेक करना है। सैम्पलिंग का मतलब ये हर एरिया के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करना है और कुछ को छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रॉड, वो कहते हैं मिस स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह की होती है, एरर और फ्रॉड। एरर अनजाने में हो जाता है, फ्रॉड जो जानबूझ के किया जाता है। दोनों की निस्बत किसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्यों? कोलूजन की वजह से और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की वजह से। कोलूजन क्या है ये समझ आ गई आपको? वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की एग्जांपल दी थी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भूलिएगा नहीं। ठीक है, एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए बहुत से एस्टिमेट्स जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं, और एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी जहां पे इन्वॉल्व होती हैं वहां पे रिस्क होता है कि हो सकता है एक्चुअल सिचुएशन बाद में ऐसी ना हो, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट है। ठीक है, एस्टिमेट्स को जब हम 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसी तरह ऑडिटर 100% एक्यूरेटली इनको वेरीफाई भी नहीं कर सकता। और एस्टिमेट्स में सबसे अहम एग्जांपल कौन सी वाली दी थी मैंने आपको, लीगल केसेस अगेंस्ट कंपनी। ये आपको ग्रिप होनी चाहिए इस छोटी सी डायग्राम के ऊपर, स्ट्रॉन्ग ग्रिप। फिर इसके बाद कहता है जजमेंट इन ऑडिट। ठीक है, हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के मुताबिक, लेकिन उसमें हर ऑडिट क्लाइंट की हर सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया गया। तो जिस सिचुएशन के बारे में गाइडेंस हमें आईएसएस में अवेलेबल नहीं होती, हम वहां पे अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं, जजमेंट की बेस पे डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। और हमारे जो जजमेंट की बेस पे प्रोसीजर होते हैं वो फॉल्टी हो सकते हैं। आईएसए वाले प्रोसीजर फॉल्टी नहीं होते, ठीक है, लेकिन जजमेंट वाले प्रोसीजर फॉल्टी हो सकते हैं। फिर नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हो सकता है मैनेजमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। अगर मैनेजमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की तो क्या हमारे पास लीगल पावर्स हैं कोई क्या सर्च कर सकें? नहीं, लीगल पावर्स नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए। और लास्ट, मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ये था हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। हाँ, आपके लिए असाइनमेंट आपको बताया था कि आपको हर चैप्टर एंड पे असाइनमेंट दी जाएगी, तो ये असाइनमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। असाइनमेंट ले लीजिए, एक मिनट। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, इस असाइनमेंट में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक वो क्वेश्चंस है, लिस्ट है, जो कि आपने सिर्फ रीड करने हैं और उसके बाद टिक लगाना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो टिक लगाना है, आंसर नहीं आता तो क्रॉस लगाना है। और दूसरी लिस्ट है उन क्वेश्चंस की, केस स्टडीज की, जो आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। उनमें एक केस स्टडी ऐसी भी है जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट में आई है। तो ये इसका मतलब है अभी हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है इसमें से भी एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया भी है। तो जो रीडिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपने रीड करना है सिर्फ, और जो केस स्टडीज हैं उनको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है ये सुन लें। असाइनमेंट की ड्यू डेट है मंडे। आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं, तसल्ली से करें। वैसे तो 1 दिन की असाइनमेंट है 2 घंटे की। ए मेरे भाई, भैया 2 मिनट और यार बर्दाश्त कर लें। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि कुछ क्वेश्चन है जो आपने रीड करने हैं, ठीक है। तो जब आप मंडे को आएंगे मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई असाइनमेंट कर ली? आप कहेंगे कर ली। मैं क्या क्वेश्चन रीड कर लिए? आप कहेंगे कर लिए। तो क्या मुझे आपकी रिप्रेजेंटेशन पे, आपकी बात पे एतबार कर लेना चाहिए? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, बगैर सबूत के किसी की बात पे एतबार नहीं। तो मुझे एविडेंस चाहिए होगा। वो एविडेंस क्या होगा भला? आपने जिस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अगर वो आता है उसको करना है टिक, और अगर नहीं आता उसको करना है क्रॉस। ठीक है, जो आता है उसको करना है टिक
और जो नहीं आता उसको करना है क्रॉस। जो आपका टिक क्रॉस होगा ये बताएगा कि आपने ये असाइनमेंट की है कि नहीं की, ये एविडेंस होगा। ठीक है, वो भाई खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो कह रहा है सर आपको क्या पता हम कितने स्मार्ट बॉय हैं, मैं तो मंडे को आऊंगा और साथ वाले से कहूंगा हम असाइनमेंट की है, क्या की है, मैं उसकी असाइनमेंट देख के टिक क्रॉस कर लूंगा। जब हम प्रैक्टिस में थे ना इस तरह के काम बेतहाशा किया करते थे। जब हमारी ट्रेनिंग चल रही, सीनियर ने कहा जाओ ये जाके 10 चीजें चेक करो, हमने कहा अच्छा, सारा दिन तो गेम्स खेलने में गुजार दिया, उसके बाद शाम को सारी चीजें टिक करके कह दिया सर सब कुछ ठीक है। ठीक, इसको हम नाम दिया करते थे टिक्कू ऑडिट। तो अब आप करेंगे टिक्कू ऑडिट, लेकिन जाहिर है हम ये कर चुके हैं। इसीलिए जब आपने किसी भी क्वेश्चन को करना है ना क्रॉस, तो उसमें कौन सा लफ्ज समझ नहीं आया आपको उसको करना है अंडरलाइन। अब ये किसी स्टूडेंट की वोकैबुलरी कुछ होती है, किसी स्टूडेंट की वोकैबुलरी कुछ होती है। अगर कोई ऐसा लफ्ज हुआ जो आपने अंडरलाइन ना किया हुआ तो इसका मतलब है वो आपको आता है। तो मैं क्या करूंगा, आपने जब टिक किए होंगे या अंडरलाइनिंग की होगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा रैंडम बेस पे कि बताओ ये लफ्ज तुमने अंडरलाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या है। तो अगर आपने टिक्कू ऑडिट किया होगा पकड़े जाएंगे कि नहीं, पकड़े बिल्कुल। लेकिन ये मैं हर एक का नहीं चेक करूंगा, सैंपल बेस पे करूंगा, क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है ना, तो वो हर स्टूडेंट की करूंगा तो ऐसी हो जाएगी सैंपल बेस। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये एडिशनल कंसेप्ट आपको बोनस कंसेप्ट सुनना है। वो कहता है जब हम सैंपलिंग करते हैं ना, सैंपलिंग, तो ऑडिटर की कोशिश होती है कि जो मशकूक किस्म की ट्रांजैक्शन है ना उनको जरूर सेलेक्ट करे। तो जब मैं मंडे को सैंपलिंग करूंगा ना तो मशकूक किस्म के जो स्टूडेंट है उनसे तो जरूर चेक करूंगा। क्लियर होगी? तो मेरे भाई आपने जरूर असाइनमेंट करके आना। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर।